की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। बड़ी खबर एनडीटीवी पर बीजापुर में नक्सल सरेंडर की सबसे बड़ी कवरेज। नक्सलियों के गढ़ में एनडीटीवी की टीम पहुंची है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के बीच एनडीटीवी मौजूद है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब हम सरेंडर करने वाला सबसे बड़ा नक्सली सतीश गोपा उर्फ रूपेश को दिखाएंगे। और यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, रूपेश जो सीसी मेंबर है, नक्सली प्रवक्ता है, माड़ डिवीजन को हेड करता है, लीड करता है, वो सरेंडर करने जा रहा है और नक्सलियों के गढ़ में एनडीटीवी पहुंचा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एनडीटीवी पर आपको हम रूपेश और साथ साथ गोपा उर्फ रूपेश को एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए, वो तमाम नक्सली हैं जो 140 से ज्यादा की संख्या में हैं और ये सरेंडर करने के लिए बीजापुर जा रहे हैं। इंद्रावती नदी पहुंचे। इंद्रावती में उस पर भी घाट है, वहां पर बोट तैनात थी। बोट के जरिए इंद्रावती नदी पार कराएगी। और ये देखिए, ये 140 नक्सली हैं, हथियारबंद नक्सली हैं। किसी के पास इंसास है, किसी के पास भरमार बंदूक आपको नजर आ रही है और तमाम असलाहों के साथ ये नक्सली बीजापुर में सरेंडर करने के लिए बढ़ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने ये रूपेश की पूरी टीम सरेंडर करेगी और ये टीम जब सरेंडर करेगी तो मानकर चलिए कि पूरा नक्सलियों का माड़ डिवीजन खत्म हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सबसे पहले तस्वीरें आप एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हो। देखिए, महिला नक्सली ये इंसास लेके बैठी हुई है। ये जो राइफल है ये इंसास है और इंसास जैसी राइफल अगर महिला नक्सली के पास है तो आप यकीन मानिए कि वो कोई ना कोई पद लिए हुए है। जो 140 नक्सली आज पहुंच रहे हैं बीजापुर, जो कल सरेंडर करेंगे, हथियार डालेंगे, उनमें आपको बता दें कि एक दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DRZCM का सदस्य भी शामिल है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि 140 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं और ये माड़ डिवीजन के नक्सली हैं। इनके सरेंडर से ये मानकर चलिए, जैसे मैंने कहा था कि माड़ डिवीजन करीब करीब खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। रूपेश जो इनका सबसे बड़ा कमांडर है, वो सोनू दादा के बाद अगर आप देखें तो अगला जो बड़ा सीसी मेंबर है वो सरेंडर कर रहा है। और अब आपको हम कुछ और तस्वीरें दिखाते। देखिए, अब ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले देखिए, ये वो चारों तस्वीरें हैं जो उसी नक्सली टीम की हैं जो सरेंडर करने जा रही हैं। पूरी बस नक्सलियों से भरी हुई है। कुछ वर्दीधारी नक्सली हैं, कुछ सिविल ड्रेस में हैं और दूसरी तरफ सबसे पहली तस्वीर में देखिए आप, सुरक्षा बलों की निगरानी में इन सभी नक्सलियों को इंद्रावती नदी पार कराई है। इंद्रावती नदी के उस पार नक्सलियों का गढ़ है, उनको नदी पार कराई, उन्हें बस में बैठाया गया, उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया गया। ये 140 नक्सली हैं और ये देखिए, ये AK-47 के साथ आप देखिए, ये नक्सली AK-47 लिए हुए हैं। आपके सामने तस्वीरें देखिए। इसके अलावा BGL है उनके कंधों पर। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। और अगर कोई नक्सली AK-47 लिए हुए है तो मान के चलिए कि वो दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर है, वो कोई DVCM है या कोई बड़ी पोस्ट लिए हुए है, खुद रूपेश है तो उसके पास भी बड़ा हथियार होगा। महिला नक्सली है जो इंसास लिए हुए थी। अभी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे और ये 4 तस्वीरें, एक तरफ जब नक्सलियों ने इंद्रावती नदी पार की और देखिए वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और वो सारे असलहे उनसे ले रहे हैं। अभी वॉकी टॉकी एक नक्सली को देखा आपने, वॉकी टॉकी उसने सरेंडर किया। इसके साथ साथ नक्सली अपने हथियार लेकर आ रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो उन्होंने कहीं से या तो इकट्ठा किए हैं या फिर हमारे ही सुरक्षा बलों से छीने हुए हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 303 राइफल लेकर महिला आपको नजर आ रही है। भरमार बंदूकें हैं, AK-47 है, इंसास राइफल है और ये कितनी बसें देखिए, लगातार बसों की लाइन लगी हुई है और बस में नक्सली सवार हैं। ये वो नक्सली हैं जो माड़ डिवीजन का हिस्सा थे और इसी के साथ जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से भी एक पोस्ट किया गया और वो पोस्ट बहुत अहम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पोस्ट ये किया गया कि देश में अब 18 की जगह महज 11 ऐसे जिले हैं जो नक्सल पीड़ित रह गए हैं, नक्सल प्रभावित रह गए हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 6 अति प्रभावित नक्सल जिलों में से उनकी संख्या अब महज 3 रह गई है। जी हां,
छत्तीसगढ़ के बस्तर में सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहां अब अति प्रभाव है नक्सलियों का। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? ये जिले हैं बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। ये ऐसे 3 जिले हैं जिन्हें आप अभी कह सकते हैं कि ये अति प्रभावित जिले हैं, नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 जिले हैं वहां उतना प्रभाव नक्सलियों का बचा नहीं है। तो नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोपहर की तस्वीरें हैं जब नक्सलियों ने इंद्रावती नदी पार की थी। और देखिए वर्दीधारी नक्सली हैं, कुछ लोग सिविल ड्रेस में हैं, कुछ लोग वर्दी में हैं, हथियारों के साथ हैं। और ये बताया जा रहा है कि करीब करीब आधे से ज्यादा नक्सली ऐसे हैं जो हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं, अपने हथियार लेकर आए हैं, हथियार डालेंगे कल। और ये एक दिन पहले गढ़चिरौली की तस्वीरें आई थी जहां पोलित ब्यूरो के सदस्य सीसी मेंबर रूपेश ने, माफ कीजिए, सोनू गुप्ता ने सरेंडर किया था अपनी टीम के साथ। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये इंद्रावती नदी पार करके तमाम जो नक्सली हैं, मार डिवीजन के नक्सली, वो सरेंडर कर रहे हैं। और अब यहां कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि कैसे नक्सली बीजापुर पहुंचे, कैसे उन्होंने सरेंडर के लिए बातचीत की, इससे कितना बदल जाएगा छत्तीसगढ़ का बस्तर, खासतौर पर वो जिले जिनकी हम बात कर रहे हैं, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। इन्हीं सवालों का जवाब देती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। तो वो अबूझमाड़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है। देखिए यहाँ आप लाइन से वो सारे माओवादी अब एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने नदी में, इंद्रावती नदी में 2 से 3 मोटर बोट की व्यवस्था की है। और ये सारे माओवादी जो मार डिवीज़न के हैं और अलग अलग एरिया कमेटी के हैं, ये सब अब कतारबद्ध एकत्रित हो रहे हैं। हर किसी के पास अपने हथियार हैं और हर कोई अपना हथियार लेकर वापस लौट रहा है, इस आंदोलन से बाहर जा रहा है। और अभी इनके जो शीर्ष नेता हैं रूपेश उर्फ सतीश कोपा, उन्होंने भी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि ये समर्पण नहीं है, ये दरअसल हथियारबंद संघर्ष का विराम है। और इस विराम में इन सभी ने एकजुटता दिखाई है। और इनका कहना है कि परिस्थितियां अब वो नहीं हैं जो पहले थी कि हथियार लेकर संघर्ष किया जाए। इनका मानना है कि अभी भी ये जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब हथियार के साथ नहीं बल्कि संविधान और कानून के साथ। उसी तरह से आंदोलन किए जाएंगे। कुछ मांगे हैं जिसमें 3 मांगों को इनका कहना है कि सरकार ने मान लिया है और कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। तो ये कतारबद्ध सारे माओवादी हैं। अभी तक ये माओवादी हैं क्योंकि अभी ये सरकार के पास पहुँचे नहीं हैं। दूसरी तरफ में इंद्रावती नदी है। कल से ही यहाँ सारे लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे और अब ये लोग अब धीरे धीरे नदी के उस पार जाएंगे। और नदी के उस पार जाने के बाद फिर, हालांकि रुपेश ने भी कहा कि ये समर्पण नहीं है, तो इस बात को भी फैसला नहीं किया गया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे। समर्पण नीति को भी लेकर उन्होंने अपनी बात कही कि छत्तीसगढ़ में जब समर्पण नीति होती है तो उसमें डीआरजी में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन इन सभी का फैसला है कि अब कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। हथियार रखकर अब ये मुख्य धारा में लौटकर दूसरे काम करेंगे और दूसरे काम के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपने आगे की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। बहुत लंबा समय इन्होंने अबूझमाड़ में एक अपने आंदोलन को दिया और अब इनकी सुखद वापसी हो रही है। दंडकारण्य में लगभग 4 दशक से माओवाद का कब्जा था और ये कब्जा जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिनों गढ़चिरौली में देखा गया, जिसमें पहली बार माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिया और उनके साथ लंबे समय से शांति वार्ता के प्रस्ताव को लेकर पत्र लिख रहे एक शीर्ष नेता जो कि रुपेश के नाम से और सतीश कोपा के नाम से जाने जाते थे, वो आज अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वापस लौटते हैं। यहाँ लगभग 120 की संख्या है, 120 से ज़्यादा की संख्या, और सभी अपने अपने हथियार लेकर आ रहे हैं। ये असल समर्पण या वापस मुख्य धारा में लौटना माना जा सकता है। इन्होंने फैसला किया है कि अब हथियार लेकर ये संघर्ष नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें
तो आपको सभी तरह के ऑटोमेटिक वेपन दिखेंगे। यहाँ 47 जैसे हथियार हैं। ये हथियार किसी समय जवानों से ही अलग अलग मुठभेड़ों में लूटे गए थे, लेकिन अब आज ये हथियार वापस सरकार के पास सौंपने को तैयार है। और ये सारे माड़ डिवीजन के इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं और युवक भी हैं। और अधिकतर के हाथ में आप ऑटोमेटिक वेपन देखेंगे, जो बीते कई समय से बस्तर के जंगलों में अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहते हुए माओवादी गतिविधियों को संचालित किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे शीर्ष नेता हैं सतीश कोपा, सतीश जी मुझे बताएं कि आज क्या हर कोई ये सोच रहा है कि आप लोग समर्पण कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, इसे समर्पण या मुख्य धारा में लौटना या नहीं, इसे समर्पण नहीं मानते। हम हथियार करके महाराष्ट्र जनता के लिए काम करने की किया। हाँ, माहौल भी ऐसा ही है, सरकार भी इसके लिए तैयार है, मान लिए। कितनी सूत्री मांग रखी थी आप लोगों ने? हमने 10 मांगे रखे, उसमें से 3 मांगे नहीं रख पाए, लेकिन 7 मांगे तो सरकार की नज़र में लेके गए। उसके प्रति सानुकूल प्रतिक्रिया है सरकार का। 3 मांगों को तो सरकार ने स्पष्ट रूप से मान लिया। अच्छा, रुपेश उर्फ सतीश कोपा हैं, जो कि सीनियर माओवादी नेता हैं, पहले सीनियर DKSZC थे, लेकिन इन्होंने बताया कि बीते दिनों एक बैठक में इन्हें भी सेंट्रल कमेटी में प्रमोट कर दिया गया CC सदस्य के तौर पर। और इस तरह से आप इस तरह की तस्वीरें मुझे लगता है पहली बार देखेंगे। ये अभी समर्पण के पहले की तस्वीर है, समर्पण नहीं, मैं फिर बार बार समर्पण बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि हथियार लेकर लौट रहे ये माओवादी समर्पण कर रहे हैं, लेकिन इनके शीर्ष नेता रुपेश और सतीश कोपा ने बताया कि ये समर्पण नहीं है, ये हथियार वापस सरकार को सौंप कर जनता के लिए बिना हथियार के लड़ने का फैसला है। मतलब लड़ाई इनकी अभी भी होगी, ये संघर्ष अभी भी होगा, लेकिन बिना हथियारों के। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मंगतू। आप किस पोस्ट में हैं? DVCM। अच्छा, आप DVCM हैं। और ये आपका हथियार है? हाँ। कौन सा है? SLR। SLR। हाँ। तो किस इलाके में रहते थे आप सक्रिय? मैं मार डिवीजन कुतुल इलाका। अच्छा, तो अब आप लोग सब वापस लौट के जा रहे हैं। हाँ। आपके शीर्ष नेता बोल रहे हैं कि आप लोग समर्पण नहीं कर रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं। हाँ। अब क्या करना चाहते हो आगे? जो अभी जो जनता का क्या समस्या है, उस समस्या के मुताबिक हम कुछ काम करना पड़े। अच्छा, जो जनता का समस्या में क्या है, अभी वास्तव में जो कुछ बहुत समस्या सारा है, तो उसके लिए काम करेंगे। हाँ। लेकिन बिना हथियार के। बिना के। आपके बाकी जो साथी हैं जो अभी नहीं आए हैं, जैसे हिडमा हैं और बटालियन के, तो उन लोगों से भी कुछ अपील करेंगे आप लोग, या वो भी आए या नहीं? जो रुपेश भैया जी ने जो अभी जो बताए, तब जो अपील किए हैं, उनका जो विचार है, जो उनका जो कोई ज़बरदस्ती उसका आने का नहीं करते, उनका जो विचार होता है, ये आप सभी का विचार है, एक मत होके कि आप वापस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये समर्पण नहीं है। नहीं। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट तौर पर माओवादी नेता और इनके सभी साथी, जिसमें लगभग 10 से 15 की संख्या DVCM की है और अलग अलग SZC भी हैं 2 इसमें, जिसमें मार डिवीजन की सचिव, जिन्होंने बीते दिन एक पत्र जारी किया था, रणिता, उन सभी के समर्थन के साथ ये सभी वापस इस जंगल को छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हथियार सरकार के हाथ में सौंपने का इन्होंने फैसला किया है, लेकिन ये फैसला भी है कि ये समर्पण नहीं है। अबूझमाड़ से NDTV के लिए विकास तिवारी। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने पहले कभी 140 नक्सलियों को किसी मीडिया कैमरे के सामने देखा हो, आपने कभी CC मेंबर को 140 सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा हो, लेकिन NDTV पर पहली बार 140 से ज्यादा नक्सली एक जगह पर जमा है। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर करने जा रहे हैं और उनका अगुआ, उनका मुखिया
रूपेश भी एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव आपने देखा। और यह बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 140 से ज्यादा नक्सली हथियार सौंपने जा रहे हैं। उसे सरेंडर कहा जा रहा है, लेकिन रूपेश और उसके साथी जो डीवीसीएम से बातचीत हुई, उसने यह कहा कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वो केवल हिंसक आंदोलन छोड़ रहे हैं, अपने हथियार वापस कर रहे हैं। हालांकि अब बिना हथियारों के अगर वो संविधान को मान के अपनी मांगे रखते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह से हथियारों के साथ अगर आप अपनी बात रखेंगे, हिंसा करेंगे, तो फिर वो हिंसा जायज नहीं। और इसी को लेकर ये पूरा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। विकास मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विकास ही उन 140 नक्सलियों के पास पहुंचे थे। विकास, मुझे याद नहीं आता अपने 2 दशक के करियर में कि कभी आप या कोई भी मैंने अपना संवाददाता देखा हो कि 140 नक्सलियों के साथ है, सीसी मेंबर से बातचीत हो रही है और वो कह रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अपने हथियार सरेंडर कर रहे हैं, अहिंसक आंदोलन रहेगा। ये इस तरह की पहली बार मैं तस्वीर देख रहा हूं। वाकई में ये एक ऐतिहासिक दिन है आज, अबूझमाड़ के लिए भी, दंडकारण्य के लिए भी और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी और माओवाद के लिए भी। जब 140 नहीं, मैं थोड़ा आंकड़े को सुधार दूं, 158 माओवादी हैं कुल, जो आखिरी आंकड़ा आया है पूरा। 158 माओवादियों ने समर्पण किया है और सबसे खास बात यह है इसमें कि जो उनके शीर्ष नेता हैं सेंट्रल कमेटी के, जो वो भी समर्पण कर रहे हैं। रूपेश उर्फ सतीश कोपा, उन्होंने इस बात को कहा कि ये उनका समर्पण नहीं है, वो हथियार सौंप रहे हैं, लेकिन लड़ाई और ये संघर्ष जो है जनता के लिए जारी रहेगी। लेकिन अब कानून और संविधान के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, जनता के लिए ही लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ी सफलता है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक लंबी बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया कि जो माओवाद संगठन है वो गलत दिशा में है और ये बात तय हो चुकी है कि हथियार के दम पर कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, उसे आपको राजनीतिक तरीके से, वैचारिक तरीके से ही लड़ना होगा। कोई बात नहीं विकास, देर आए दुरुस्त आए, ये तो हम शुरू से कह रहे थे, सरकारें शुरू से कह रही, आम जनता शुरू से कह रहे हैं कि हथियार के दम पर आप इस तरह से क्रांति, यहां तो कम से कम जिसको आप क्रांति कहते हैं, जो हिंसक चीजें हैं, उनको आप लागू नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद करता हूं विकास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक एक बार फिर आपकी उस बातचीत को सुने, उन तस्वीरों को देखें जो आपने रूपेश से की है, जो आपने डीवीसीएम से की है, जो बाकी नक्सलियों को आपने दिखाया है। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर वो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए। तो वो अबूझमाड़ के लिए एक ऐतिहासिक समय है। देखिए यहाँ आप लाइन से वो सारे माओवादी अब एकत्रित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने नदी में, इंद्रावती नदी में 2 से 3 मोटर बोट की व्यवस्था की है और ये सारे माओवादी जो माड़ डिवीज़न के हैं और अलग अलग एरिया कमेटी के हैं, ये सब अब कतारबद्ध एकत्रित हो रहे हैं। हर किसी के पास अपने हथियार हैं और हर कोई अपना हथियार लेकर वापस लौट रहा है, इस आंदोलन से बाहर जा रहा है। और अभी इनके जो शीर्ष नेता हैं रूपेश उर्फ सतीश कोपा, उन्होंने भी बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि ये समर्पण नहीं है, ये दरअसल हथियारबंद संघर्ष का विराम है। और इस विराम में इन सभी ने एकजुटता दिखाई है और इनका कहना है कि परिस्थितियां अब वो नहीं हैं जो पहले थी कि हथियार लेकर संघर्ष किया जाए। इनका मानना है कि अभी भी ये जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब हथियार के साथ नहीं बल्कि संविधान और कानून के साथ। उसी तरह से आंदोलन किए जाएंगे। कुछ मांगे हैं जिसमें 3 मांगों को इनका कहना है कि सरकार ने मान लिया है और कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। तो ये कतारबद्ध सारे माओवादी हैं, अभी तक ये माओवादी हैं क्योंकि अभी ये सरकार के पास पहुँचे नहीं हैं। दूसरी तरफ में इंद्रावती नदी है, कल से ही यहाँ सारे लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे और अब ये लोग अब धीरे धीरे नदी के उस पार जाएंगे और नदी के उस पार जाने के बाद फिर, हालांकि रूपेश ने भी कहा कि ये समर्पण नहीं है, तो इस बात को भी फैसला नहीं किया गया है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के पास जाएंगे या तेलंगाना चले जाएंगे। समर्पण नीति को भी लेकर उन्होंने अपनी बात कही कि छत्तीसगढ़ में जब समर्पण नीति होती है तो उसमें डीआरजी में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन सभी का फैसला है कि अब कोई भी हथियार नहीं उठाएगा, चाहे वो सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। हथियार रखकर अब ये मुख्य धारा में लौटकर
दूसरे काम करेंगे और दूसरे काम के जरिए अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपने आगे की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। बहुत लंबा समय इन्होंने अबूझमाड़ में एक अपने आंदोलन को दिया और अब इनकी सुखद वापसी हो रही है। दंडकारण्य में लगभग 4 दशक से माओवाद का कब्जा था और ये कब्जा जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीते दिनों गढ़चिरौली में देखा गया, जिसमें पहली बार माओवादियों के पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल ने अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिया और उनके साथ लंबे समय से शांति वार्ता के प्रस्ताव को लेकर पत्र लिख रहे एक शीर्ष नेता जो कि रुपेश के नाम से और सतीश कोपा के नाम से जाने जाते थे, वो आज अपने साथियों के साथ हथियारों के साथ वापस लौट रहे हैं। यहाँ लगभग 120 की संख्या है, 120 से ज़्यादा की संख्या, और सभी अपने अपने हथियार लेकर आ रहे हैं। ये असल समर्पण या वापस मुख्य धारा में लौटना माना जा सकता है। इन्होंने फैसला किया है कि अब हथियार लेकर ये संघर्ष नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें तो आपको सभी तरह के ऑटोमेटिक वेपन दिखेंगे। यहाँ 47 जैसे हथियार हैं। ये हथियार किसी समय जवानों से ही अलग अलग मुठभेड़ों में लूटे गए थे, लेकिन अब आज ये हथियार वापस सरकार के पास सौंपने को तैयार है। और ये सारे माड़ डिवीजन के इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं और युवक भी हैं। और अधिकतर के हाथ में आप ऑटोमेटिक वेपन देखेंगे, जो बीते कई समय से बस्तर के जंगलों में अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहते हुए माओवादी गतिविधियों को संचालित किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर